चल, तो मुझे फटाफट पहले बताते जाना, किसी को बच्चा बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट है, छोटे मोटे, ऐसा नहीं कि बड़ा टॉपिक, छोटे कोई डाउट्स हैं वो बोलो, फिर हम सेकेंड चैप्टर में जाएंगे, फिर हम इकोलॉजी में जाएंगे, बारी बारी से सारे को करेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी वाला थोड़ा डिटेल से करेंगे, वही एक चैप्टर बचा है, थोड़ा डिटेल से करने की जरूरत है, वो डिटेल से करेंगे, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला, बाकी लगभग लगभग आसान सा है। चलो, तो एनीवन, बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में मेरे को से अब किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए था, ऑलरेडी हमने रिवीजन भी कर लिया, दो दो बार हमने रिवीजन कर लिया है, तो मेरे से अब किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में। एकदम बच्चा कहानी की तरह याद रखना कैसे किया गया क्लोनिंग। ठीक है, अब हम लोग बायोटेक के सेकेंड चैप्टर पे आ, तो अब मुझे बताओ, बायोटेक के सेकेंड चैप्टर में एनी इशू, मैसेज कर सकते हो, बोल भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का बायोटेक का सेकेंड चैप्टर होगा। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते जा रहा हूँ, जहां पर तुम्हें इशू लगेगा हम लोग डिटेल से करें। सर एक ठीक है, क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर उसमें पूछा था जो गोल्डन राइस होता है उसमें बीटा कैरोटीन किस में स्टोर होता है? सीड में, लीव्स में, स्टेम में, या ऑल ऑफ देम? नहीं नहीं, एक मिनट, किसमें स्टोर्ड होता, यहाँ पे ऐसा कहीं पर लिखा है, देख यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि राइस के अंदर में बीटा, जो हम लोग गोल्डन राइस बनाए उसमें बीटा कैरोटीन जिन्हें हमने राइस के अंदर डाल दिया। तो राइस क्या एक सीड ही तो है, हम राइस में क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, सीड खाएंगे तो हम लोग के अंदर में बीटा कैरोटीन नाम का जीन आ जाएगा, जो हमारे लीवर के अंदर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे अंदर में आई साइड जो है विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। तो आंसर इज द राइस। राइस के अंदर कौन सा पार्ट खाते हैं, सीड ही तो खाते हो ना। चलो, तो आगे बात समझ में, चल, तो जिसके भी डाउट है बोलते जाना, फिर बट हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते जाना। देखिए, आपके एनसीईआरटी ने सबसे पहला इस बायोटेक के सेकेंड चैप्टर में बोला है कि हम बायोटेक में क्या करने वाले, एप्लीकेशन, बायोटेक का क्या एप्लीकेशन, बायोटेक के एप्लीकेशन क्या है। तो आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो बायोटेक के एप्लीकेशन बच्चा अलग अलग फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, जैसे आप यहाँ पास कौन से फील्ड में पढ़िएगा बायोटेक के एप्लीकेशन में, तो आप देखिएगा यहाँ पास एग्रीकल्चर फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या करेंगे, बोलो तुम लोग। एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक बच्चा आपका बीटी कॉटन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर क्यों हमने बीटी कॉटन बनाया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के प्लांट के ऊपर में इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग क्या डालते हैं बच्चा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो ढेर सारे केमिकल हमारे हेल्थ के लिए भी खराब है, और वो बच्चा बहुत सारे पैसा खर्च होता है, मनी का भी है, और जो कम डेवलप कंट्री है, गरीब लोग हैं, वो इतना ज्यादा केमिकल कहाँ से खरीद सकते हैं। तो हम लोग केमिकल की खेती ना करें, ऑर्गेनिक फॉर्म में बेटा बहुत स्लो रेट से, बहुत स्लो रेट से प्रोडक्शन होता है, तो वो भी हमारे लिए नहीं है। तो हमने क्या किया, प्लांट को ही मॉडिफाई कर दिया, प्लांट को मॉडिफाई कर दिया, जिससे कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना ली, जिससे बेटा बीटी कॉटन, ये डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके अलावा हमने बनाया गोल्डन राइस। चलिए, गोल्डन राइस बनाने के पीछे लॉजिक क्या था साइंटिस्ट का, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना। तो गोल्डन राइस के अंदर में हमने विटामिन ए नहीं डाला, हमने बच्चा प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए डाला है। आ रही बात समझ में ना, हमने हम गाजर क्यों खाते, गाजर के अंदर विटामिन ए नहीं होता, गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होते, वो हम खाते हैं, हमारे लीवर में वो बीटा कैरोटीन वो कन्वर्ट होता है बच्चा विटामिन ए में, और विटामिन ए से हमारी आई साइट, यानी जो भी हमारा प्रॉब्लम है आई से रिलेटेड, वो ठीक करता है। तो हमने गोल्डन राइस के अंदर में कोई विटामिन ए का जीन नहीं डाला है, हमने बच्चा बीटा कैरोटीन का जीन डाला, जिससे डालने से हम जब खाएंगे गोल्डन राइस को, वो हल्ले येलो कलर के दिखेंगे, इसलिए गोल्डन राइस का, जिससे कि बीटा कैरोटीन का अमाउंट बढ़ेगा, हमारे अंदर लीवर में जाएंगे, और वो बच्चा क्या बनेगा, विटामिन ए बनाएगा। तो बीटा कैरोटीन बच्चा प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, इसी के अलावा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो बच्चे सबसे डिफिकल्ट लगता है, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, याद करिए, आपको एनसीईआरटी ने लिखा है RNAi, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है।
तो हम लोग इसमें RNAi का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, RNA इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमें एग्रीकल्चर में 3 मेन कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। डन। एक हमें करना है बच्चे, सबको आता है, बीटी कॉटन ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसके अंदर में कुछ जीन डालेंगे। कहां से निकाला था? बैसिलस thuringiensis से। क्राई नाम का जीन डाल देंगे जिससे इंसेक्ट्स उस पर अटैक ना करें। दूसरा गोल्डन राइस न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, निमेटोड रेजिस्टेंट, निमेटोड जो अटैक करता है टोबैको प्लांट पे, उससे बचने का तरीका, ये हो गया एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। चलिए मेडिकल फील्ड में आपके एनसीईआरटी ने पढ़ने के लिए बोला यहाँ पास होमोलिन के बारे में, ह्यूमन इंसुलिन जिसको आप कहते हैं बच्चा होमोलिन, और जो कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, इली लिली नाम की कंपनी कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज रहता है, प्रो इंसुलिन, इंसुलिन लेकर के, सी पेप्टाइड को लेकर के, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। होमोलिन, इली लिली वाली की कहानी समझेंगे। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, बायो रिमिडिएशन। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया, बायो रिमिडिएशन। आपने पढ़ा है ये वर्ड, किसी को मिला है बायो रिमिडिएशन? समझिए सर ये क्या होता है बायो रिमिडिएशन। आपको पॉल्यूटेंट हटाने, आपको बच्चा पॉल्यूटेंट हटाने, पॉल्यूशन कम करना है, पॉल्यूटेंट हटाना है। सर कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। बायो का मतलब क्या होता है बच्चा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके हेल्प से पॉल्यूटेंट को हटाना है। सर कैसे? हम यहाँ पर कुछ सुपर बग का कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, हम एक दो वर्ड यूज करके कंप्लीट करेंगे, नीट में आ सकता है। हम यहाँ पर कुछ सुपर बग का कॉन्सेप्ट लेंगे, हमें क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने ये चीज बनाया था, इस पर डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस के हेल्प से हम पॉल्यूटेंट को हटाएं, इसी को कहते हैं बायो रिमिडिएशन। डन, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया, ये फील्ड में हो गया। एनसीईआरटी बोलता है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के फील्ड में हम एनर्जी के फील्ड में भी काम करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के पे भी हम काम करने वाले, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको मेडिकल के फील्ड में बच्चा एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया जो डिफिकल्ट होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर आप पढ़िएगा तो एक वर्ड आएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। एनसीईआरटी आ रही है आवाज? थोड़ा सा नेटवर्क इशू। हाँ देखिए, मैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करता हूँ। आजकल होता है क्या हमारे घरों में कि बच्चा बीमारी बहुत फैल जाता है, तब पता चलता है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलता है कि इसका बीमारी तो बहुत ज्यादा फैल चुका है, अब तो कुछ भी नहीं होगा ना, अब लास्ट स्टेज में। तो हम बच्चा अर्ली स्टेज पे, स्टार्टिंग में क्या पता कर सकते हैं? अगर स्टार्टिंग में हम पता कर ले तो हम बीमारी को बचा सकते हैं, उस इंसान को बचा सकते हैं, बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये टेक्निक है बच्चा, अर्ली स्टेज में आप कैसे पता करोगे, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डन। जैसे बच्चे कोरोना वायरस, तुम्हारे अंदर में अभी सिम्टम आया भी नहीं, तुम्हारे अंदर बीमारी आई भी नहीं, लेकिन बच्चा हम टेस्ट करा लेते हैं RT-PCR, और अभी हमारे अंदर सिम्टम आया नहीं, फिर भी हमें पता चल जाता है, हम आइसोलेट कर लेते हैं, न तो बच्चे कितने लोगों को हम स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में उसी पे बातें करेंगे। डन, समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर है ना? यही चीज एनसीईआरटी में बच्चे, सारा चीज मैंने एनसीईआरटी का लिया, एग्रीकल्चर फील्ड का लिया, मेडिसिन का फील्ड का लिया, सारा चीज लिया। तो फटाफट हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे ना, सबको 5-5 मिनट में। चलिए अब हमें ध्यान से सुनना है कि बच्चा एक प्रॉब्लम क्या था। आज से बच्चा 50-100 ईयर पहले, 100 साल पहले लोगों को बच्चा जब डायबिटीज होता था तो लोग कैसे ठीक करते थे? सर डायबिटीज बीमारी में क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, बच्चा मेलाइटस में इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है, और इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन की कमी होगी। तो पुराने जमाने में लोग, आज नहीं, पुराने जमाने में, ऐसे 100 साल पहले की कहानी, उस टाइम लोग क्या करते थे इस बीमारी से बचने के लिए? वो बच्चा कैटल्स को, गाय, भैंस, बकरी, कैटल, पिग, कौ ना, इनको मारते थे, और इसके मारने के बाद में इस पिग के, कैटल्स के पैंक्रियास को निकालते थे, पैंक्रियास को निकालते थे, और बच्चा पैंक्रियास को वो क्रश डाउन करते थे, यानी डिग्रेड करते थे। फिर पैंक्रियास से वो इंसुलिन निकालते थे, फिर वो इंसुलिन को प्यूरिफाई करते थे, फिर वो पेशेंट के अंदर में इंजेक्ट करते थे। आई बात समझ में? आज से 100 साल पहले जब बायोटेक नहीं था तो लोग कैसे बीमारी ठीक करते थे? एनसीईआरटी का वर्ड है, कैटल्स को मारिए, सर कैटल्स, पिग, कौ, उनके पैंक्रियास को निकालिए, उसको क्रश कीजिए,
बच्चा हजारों कैटल्स को मारा जाता था इसके लिए, और इंसुलिन को निकाल करके इंजेक्ट कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे ठीक भी हो जाते थे, लेकिन कुछ लोगों को बच्चा एलर्जी हो जाता था, यानी ये इंसुलिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। बोलो क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन हमारा नहीं है, ये तो एनिमल्स का है, और एनिमल का इंसुलिन थोड़ा अलग होगा, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा, तो हमें क्या हो जाता था बच्चा? एलर्जी। तो क्या करें सर? तो ये साइंटिस्ट के दिमाग में चला बायोटेक आने से, क्यों ना हम इंसान के अंदर, ये ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, इसके अंदर बच्चे इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन जीन बच्चे, बताइए इंसुलिन जीन कहां से निकालेंगे? बेटा बॉडी के कोई भी सेल, तुम्हारे बॉडी के कोई भी सेल में ना जो डीएनए है उनमें इंसुलिन जीन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हर सेल एक जाइगोट से ही तो बना है, और जाइगोट के अंदर जैसा डीएनए बॉडी के अंदर सभी सेल में वैसा ही डीएनए। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सर पैंक्रियाज के अंदर में इंसुलिन जीन होंगे और ब्रेन के अंदर नहीं होगा, लिवर में नहीं होंगे, किडनी में नहीं होगा। नहीं, बॉडी के हर सेल में हर जीन मौजूद होते हैं। हाँ, एक जगह एक्सप्रेशन हो रहा है, एक जगह इंसुलिन बन रहे हैं, हाँ ब्रेन में नहीं बन रहा, वहां पर उसे रोक के रखा गया, इसी को कहते हैं बच्चा जीन रेगुलेशन, वहां रेगुलेट कर दिया गया। हमने क्या किया, यहां से इंसुलिन जीन निकाला, उसके बाद में हमने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया यानी प्लाज्मिड लिया, और प्लाज्मिड के हेल्प से हमने इसको जोड़ा, इसको हमने बच्चा जोड़ दिया, और ये एक रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डाल देंगे कहा, बैक्टीरिया के अंदर में। लेकिन इसे एक प्रॉब्लम हो गया, देखिए ध्यान सुनना, हमने डाल तो दिया, लेकिन ये जो इंसुलिन बना बच्चा ये काम लायक नहीं था, बेकार का था। सर क्यों? एनसीईआरटी में यही तो लिखा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। सर क्यों? ये जो बच्चा इंसुलिन बनेगा वो एक्टिव नहीं बच्चा, इनएक्टिव इंसुलिन बनेगा। ये जो इंसुलिन बैक्टीरिया ने बनाया वो बच्चा इनएक्टिव इंसुलिन है। मतलब देखिए, हमारे अंदर जो इंसुलिन बनता है वो पहले प्रो इंसुलिन होता है, प्रो का मतलब होता है बच्चा इनएक्टिव इंसुलिन होती है। बोले मतलब क्या है, यानी हमारे अंदर जो इंसुलिन बना उसके अंदर में पहले ए चेन होगा जिसके अंदर में बच्चा 21 एमाइनो एसिड होगा, ठीक है। अब देखिए, एक होगा बच्चा बी चेन होंगे, कितने चेन होंगे बच्चा? ए और बी, इसके अंदर मान लीजिए बेटा 30, कितने हो गए बोलो टोटल? 51। अब जब ये बच्चा इनएक्टिव इंसुलिन है तो उसके अंदर में यहां पास एक और सी पेप्टाइड जुड़ा रहेगा, यानी ये अभी इनएक्टिव इंसुलिन है, इसमें 3 चेन है। बोलिए कौन कौन सा? ए है, बी है, और बच्चा ये सी है, ये नीला वाला सी। आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बोले ठीक है। अब जब प्रो इंसुलिन बनता है तो बाद में प्रोसेसिंग के नाम पे हम सी पेप्टाइड को हटा लेते हैं, और केवल हमारे पास रहता है बच्चा 2, ठीक है। हमारे पास केवल क्या रहता है? 2 चेन रह जाते हैं, एक रह जाएगा कौन? ए, और एक कौन रह जाएगा बच्चा? बी। टोटल एमाइनो एसिड पूछा जाए तो कितने हैं? ए के अंदर में 21, बी के अंदर में 30, टोटल कितने हो गए बच्चा? 51। तो सर सी पेप्टाइड के अंदर नहीं जानना है, ऐसे आप जानोगे तो 33 है बच्चा, 33 है। तो प्रो इंसुलिन में टोटल कितने एमाइनो एसिड हो गए? 84, लेकिन जानना नहीं तुम्हें। और एक्टिव के अंदर में सी पेप्टाइड को हटा दिया गया। एक्टिव ये हो गया एक्टिव इंसुलिन, यानी कि ये फंक्शनल इंसुलिन है, एक्टिव इंसुलिन। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या हुआ था समझ में आया? हमने बैक्टीरिया के अंदर में जीन निकाला इंसुलिन का और डायरेक्टली डाल दिया, तो ये जो इंसुलिन बना वो कैसा बना? इनएक्टिव बना। और इनएक्टिव बन तो गया, लेकिन बैक्टीरिया को थोड़ी ना मालूम है कि सी पेप्टाइड कैसे हटाए। ये जो इंसुलिन बना उसमें तो तीनों चेन आ गए, ए चेन भी आ गया, बी भी आ गए, और बच्चा सी पेप्टाइड भी आ गया। ये तो इनएक्टिव वाले बन गए, और बैक्टीरिया को थोड़ी ना मालूम है कि सी पेप्टाइड कैसे हटाएंगे। तो हम क्या करें? कैंची से हटाते रहेंगे। तो ये इंसुलिन जो बना इनएक्टिव वाला ही बना, और इसे अगर पेशेंट के अंदर डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट को आप कहाँ डालिएगा? ब्लड में, ब्लड के अंदर डालिएगा, तो वो काम कैसे करेगा? इसलिए एनसीईआरटी ने 2-3 क्वेश्चन पुट अप किया है। एक क्वेश्चन ये पुट किया है कि हम बच्चे ओरल क्यों नहीं लेते? सबसे पहला है ओरल हम क्यों नहीं लेते इंसुलिन, हम बच्चे इंजेक्शन में क्यों लेते? जाहिर सी बात है बच्चे, ये प्रोटीन है, हम खाएंगे, स्टोमक में जाकर के पेप्सिन है, फिर ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ये पूरा इंसुलिन ही डाइजेस्ट हो जाएगा।
तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ये तो टूट गए अमीनो एसिड में। जब ब्लड में जाएगा तो इंसुलिन तो होगा नहीं, इसलिए बच्चा ये ओरली नहीं लेना है। इसलिए कई सारे दवा बच्चा हम इंजेक्शन के फॉर्म में लेते। क्यों? ओरली ले लिया, स्टोमक में गया, स्टोमक में पीएच 1.5, वहां पर डिनेचुरेशन, अंदर में गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कितने सारे हैं, सब डाइजेस्ट कर देंगे। तो इंसुलिन को भी ऐसे ही करते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन के फॉर्म में लेते। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अब मुझे बताओ सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो गया साइंटिस्ट के लिए? सर हमने क्या किया था, लालच में बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर में हमने ये देखिए प्लाज्मिड डाल दिए, और प्लाज्मिड के साथ में क्या जोड़ा था, इंसुलिन जीन। लेकिन इंसुलिन जीन ने क्या बनाया, इनएक्टिव इंसुलिन बनाया, प्रो इंसुलिन बनाया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करे। सर सी पेप्टाइड हटा दो। अरे तो कैसे हटे? क्या बैक्टीरिया हटाएगा? क्या बैक्टीरिया हटाएगा? अरे हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में बना, तो उनका एक सिस्टम है, उनको पता है कि प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करना है। बैक्टीरिया को नहीं मालूम है ना, हम ब्लड में डाल देंगे, उसे थोड़ी ना मालूम है, इसलिए ये बच्चा फेल्योर हो गया, ये टेक्निक फेल्योर हो गया। इसी चैलेंज को सॉल्व किया था इली लिली नाम की कंपनी। सर कैसे? इली लिली के नाम की कंपनी ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि देखिए 3 चेन है, एक ए चेन है, बोले ठीक, एक बी चेन है, बोले ठीक, और एक है सी पेप्टाइड। एक्टिव में तो सी पेप्टाइड होगा नहीं, यानी रियल एक्टिव इंसुलिन में 2 ही चेन है, एक ए नाम का और एक बी नाम के। तो क्यों ना हम लोग 2 आर्टिफिशियली जीन बनाए। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी का क्या वर्ड है, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक हम जीन बनाए। एक जीन हमने बनाया जो बच्चा किसको कोड करेगा, ए चेन को। दूसरा मैंने बनाया जो किसको कोड करेगा बच्चा, बी चेन को। हमने 2 आर्टिफिशियली डीएनए बनाए, यानी जीन बना दिया, जो ए चेन को कोड करेगा ये डीएनए, और एक बच्चा बी को कोड करेगा। अब मैंने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ में इसे जोड़ दिया। हमने प्लाज्मिड ली, ए चेन बनाने वाले जीन को जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। इसी तरह से हमने प्लाज्मिड लिया और उसके अंदर में बी वाले को मैंने जोड़ दिया। आगे बात समझ में? अब मैंने इसे बैक्टीरिया के अंदर में डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर में बच्चा डाल दिया। अब तुम बताओ पहले वाले से कौन सा चेन बनेगा, बताओ फटाफट, पहले वाले से कौन सा चेन बनेगा बोलो। तो सर इसमें ए नाम का केवल जीन है ना, तो इससे केवल ए नाम का चेन बनेगा। इससे क्या बनेगा, ए नाम का चेन बन गया। चलो दूसरे में बताओ, दूसरे में सर क्या बनेगा, इसमें सर बी नाम का जीन है, तो केवल कौन सा चेन बनेगा बोलो, बी नाम का चेन बनेगा। अब मुझे बताओ पहले वाले में ए चेन, दूसरे वाले में बी चेन, अब दोनों को निकाल लीजिए, ए और बी को आप आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आसानी से जुड़ जाएंगे। क्या सी पेप्टाइड का कॉन्सेप्ट आया? नहीं। तो उन्होंने ए चेन अलग बनाए, बी चेन को अलग बनाया, दोनों को जोड़ दिया और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। किसे किसे समझ में आया, फटाफट बोलो, किसे किसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत ही आसान, देख लीजिए ना। चलिए तो मैं एनसीईआरटी का लाइन पढ़ दूं बहुत ही आसान से। देखिए, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज फॉर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियास बाय द स्लॉटर, स्लॉटर मतलब इसे काटना, मार देना, कैटल्स एंड पिग्स। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, बहुत सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग एलर्जी क्रिएट करेंगे, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि बाहरी चीज है तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए चेन बी। एनसीईआरटी ने बेटा मेंशन नहीं किया ए में कितने अमीनो एसिड, बी में कितने, थोड़ा फोटो में दिख रहा है, लेकिन अब ब्लू वाला थोड़ा छोटा है, बी वाला बेटा थोड़ा बड़ा है। ए में 21, बी में बच्चा 30, टोटल 51। सी में सर नहीं जानना है ना, 33 अमीनो एसिड। टोटल कितने हो गए सर? 84 हो गए। चलिए अब यहाँ पर चेन ए चेन बी आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड, आपस में किससे जुड़े हैं? डाइसल्फाइड से जुड़े हैं। ठीक है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, हमारे अंदर इंसुलिन जो बनता है पहले वो इनएक्टिव बनता है, प्रो इंसुलिन लाइक बनते हैं ना पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, बाद में वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, फुली मैच्योर फॉर्म में, विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। एक्स्ट्रा कौन सा है? सी पेप्टाइड। द सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनएक्टिव इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन, दोनों में डिफरेंस क्या है? आप आंसर करके ना, सी पेप्टाइड। दिस पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन।
पैंक्रियाज जब इंसुलिन बनाता है वो इनएक्टिव बनाता है, मैचुरेशन के दौरान हटा देता है। डन। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ध्यान सुनना, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म। हमने जीन निकाला, बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया ने प्रो इंसुलिन बना दिया। तो मेन चैलेंज यही था कि हम उसे असेंबल कैसे करें मैच्योर फॉर्म में। सर सी पेप्टाइड हटा दो, कैसे हटाए, हमारे पास टेक्निक नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, 2 आर्टिफिशियल जीन बनाए। देखो लिखा 2 DNA सीक्वेंस, यानी उन्होंने डीएनए यानी जीन बनाए करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, एक ए चेन के लिए एक बी चेन के लिए, एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। प्लाज्मिड निकाला इकोलाई, उसके जोड़ करके वहां ट्रांसफर किया। अब क्या हुआ, इकोलाई प्रोड्यूसेस इंसुलिन चेन ए और बी, चेन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, क्या लिखा है सेपरेटली, अलग अलग बनाए, एंड एक्सट्रैक्टेड निकाला, कंबाइंड जोड़ा बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। क्या 100% सभी को समझ में आ गया? बोलो किसे किसे 100% समझ में आ गया, बोलो फटाफट। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे, आता भी होगा, सभी को आते होंगे ना। चलो छोटे छोटे पॉइंट से जल्दी जल्दी आपको डिस्कस कर देता हूं, 3 पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर ही सकते। डन हो जाएगा, एक बार हैंड रेस करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बीटी का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें फटाफट सिखा देते हैं। चलिए, तो मैंने अब सेकेंड चीज क्या सीखना है आपको, हमें बच्चा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। क्यों? देखिए ये बच्चा प्लांट है, ये प्लांट है, सोचिए इस प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करना है, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, कहां से लाए? इस प्लांट को ग्रो करना है, इसमें इंसेक्ट्स आता है, इंसेक्ट्स आएगा, इंसेक्ट बेटा मार देगा, इंसेक्ट इसे मार देगा, इसे नुकसान पहुंचाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। तो क्या करे भाई, इंसेक्टिसाइड डालिए, केमिकल है, केमिकल महंगे भी होंगे और ये हानिकारक भी होते हैं। तो क्यों ना हम कुछ अलग टेक्निक यूज करें। तो यहां पर हमने लाया बच्चा जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेते आए, यानी कि हमने यहाँ पर बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट लाया। सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किसे कहते हैं? जिसके अंदर में हमने कोई बाहरी जीन ऐड कर दिए, तो जीएम क्रॉप हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसी को कहते हैं बच्चा टेलर मेड प्लांट। आपके एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड है क्या, कभी पढ़ा है टेलर मेड प्लांट? सर टेलर मेड क्यों बना? आपका टेलर क्या करता है, आपने बच्चा 2 कपड़े दिए, एक व्हाइट कलर के एक ब्लैक कलर के, आपने बोला एक बच्चा ड्रेस सीना है, स्टिच करना है, जिसमें बच्चा दोनों एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में होने चाहिए, दोनों मिक्सिंग होने चाहिए। तो टेलर क्या करेगा, ब्लैक वाला कपड़ा लिया काटा, ब्लैक व्हाइट वाला कपड़ा लिया काटा, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, स्टिच कर दिया, हो गया भाई दोनों का मिक्सचर। यही तो कर रहे हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हमने क्या किया, एक जगह से जीन निकाला बैक्टीरिया से, उसे हमने प्लांट के जीन में जोड़ दिया। तो दो, जैसे कि टेलर पहले अलग अलग जगह से कपड़े को काटता है फिर दोनों को जोड़ देता है, वैसे ही काम हमारे साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। बैक्टीरिया से जीन निकाला, प्लांट के जीन से जोड़ दिया और एक हाइब्रिड जीन तैयार कर दिया, इसलिए नाम पड़ा टेलर मेड। तो जीएम क्रॉप को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेलर मेड। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी को हम लोग ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में नए जीन को ट्रांसफर किया जाता है। क्यों बनाया गया समझिए, आपके पास में बच्चा सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट सीखना 5 मिनट्स में ओनली। ये बच्चा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। क्या नाम, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। इसके अंदर बच्चे ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर एक जीन है जिसका नाम है बच्चा क्राइजीन, CRY। क्या नाम बोलो, CRY, क्राइजीन। स्मॉल लेटर में जीन को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। चलिए अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये हमने क्राइजीन, जीन है तो क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए तो क्या बनेगा बच्चा, प्रोटीन। ये एक प्रोटीन बनाएगा जो कि कैसा है बच्चा, इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्ट्स को मार देगा। लेकिन ये जो प्रोटीन बना है, ध्यान सुनना, ये प्रोटीन बच्चा क्रिस्टल के फॉर्म में, देखिए ये क्रिस्टल है, यानी एक हार्ड कवरिंग है प्रोटीन का, उसके अंदर में ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। फिर से बोल रहा हूं, इसने जो प्रोटीन बनाया उसके ऊपर में हार्ड कवरिंग है क्रिस्टल फॉर्म में, और अंदर में ये नीला वाला है ना, यही है बच्चा पॉइजन जो इनसे खा के मर जाएगा। अब तुम बताओ कि ये प्लांट, ये बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है,
फटाफट बोलना, बैक्टीरिया इस पॉइजन से क्यों नहीं मर रहा है? सर वो क्रिस्टल फॉर्म में है और क्रिस्टल में हार्ड कवरिंग है और उसके अंदर में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ना, पॉइजन है। जाहिर सी बात यहां भी इनएक्टिव है क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में। अगर किसी तरह से इसे कोई इंसेक्ट्स खा ले, किसी तरह से कोई इंसेक्ट्स इसे खा ले, तो इंसेक्ट्स के अंदर में वो जब गट में जाएगा तो गट का बच्चा पीएच कैसा? अल्कलाइन। जब अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो बोलो क्या होगा? तो ये अपने आप जो क्रिस्टल है ये बच्चा टूट जाएंगे, यानी अल्कलाइन पीएच मिला, देखो क्या हुआ, ये जो क्रिस्टल है बाहर का हार्ड कवरिंग है, या बाहर का हार्ड कवरिंग है, ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्रिस्टल टूट गया तो बाहर में कौन निकल गया? एक्टिव टॉक्सिन। अभी इनएक्टिव था, अभी क्या हो गया बच्चा? एक्टिव। पहले क्या था? क्रिस्टल फॉर्म में था, तो इसे कहा था प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन। अब कैसा हो गया? एक्टिव टॉक्सिन। अब बोलो, अब ये क्या करेगा? जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का क्या है? ये गट, गट के ये साइड में क्या है बच्चे? सेल। दूसरा कलर से चेंज करता हूं, ये गट है, गट के ये सेल है, ये बच्चा सेल है, गट की लाइनिंग, गट की लाइनिंग, लाइनिंग मतलब बच्चा सेल। इनके अंदर कौन होगा? इनके अंदर में ये जाएगा, इनके अंदर में वो टॉक्सिन जाएगा और यहां जाके बाइंड कर जाएगा, यहां जाके बच्चा बाइंड कर गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर है, इसके ऊपर रिसेप्टर है, जाके बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद में क्या करेगा बच्चा? इंसेक्ट ने क्या कहा? दे विल क्रिएट द पोर। उसके अंदर क्या क्रिएट कर देगा? पोर क्रिएट कर देगा, पोर क्रिएट कर देगा, पोर क्रिएट कर दिया। अब अगर पोर क्रिएट हो जाएगा तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा बच्चा? उसका लाइसिस हो जाएगा, फट जाएंगे। हमने पोर क्रिएट कर दिया, सारा फ्लूइड निकल गया, सारा फ्लूइड निकल गया, लाइसिस हो गया। अब फ्लूइड निकल गया, सेल ही मर गए। तो अगर पूरा गट का सेल मर जाएगा तो क्या इंसेक्ट्स भी मर जाएगा? इसलिए इंसेक्ट्स का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, इंसेक्ट डेड हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? फिर से सुनो, इंसेक्ट्स ने दिखाया टॉक्सिन प्रोटीन, नहीं सर इनएक्टिव वाला, वो प्रोटॉक्सिन है सर, इनएक्टिव है क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि ऊपर में हार्ड क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। लेकिन जब उसके गट में जाएगा, गट का अल्कलाइन पीएच होने के चलते वो क्रिस्टल टूट जाएंगे, एक्टिव टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा, ये गट के ऊपर बैठेगा क्योंकि गट में उसका क्या है? गट में क्या है? उसका रिसेप्टर है, बैठ गया और उसमें छोटे छोटे पोर क्रिएट करेगा, छेद। अब क्या होगा? वहां के सेल लाइसिस करके फ्लूइड निकल गया, वो डिग्रेड हो गए। अगर पूरा का पूरा इंटेस्टाइन का सेल यानी गट का सेल डिग्रेड हो रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरा इंसेक्ट्स का ही डेथ हो जाएगा। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है सर, इसे हम करना क्या वाले? तो आपको क्या करना है? इस बैक्टीरिया को पकड़ के लाना है। ये देखिए, ये बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये उसका डीएनए, और इस डीएनए के अंदर भी है क्राइजीन, ये बच्चा क्राइजीन। चलिए हम क्या करेंगे? बायोटेक में क्या करते हैं? हम इसे काटे, यानी हमने इस जीन को कट किया और क्राइजीन को बाहर निकाल लिया। इस क्राइजीन को हमने निकाला बाहर, क्राइजीन को हमने बाहर निकाल लिया। डन। अब क्या करेंगे? अब इसे हम प्लांट के अंदर डालेंगे। सर कौन सा प्लांट? आपकी मर्जी, राइस में, टोमेटो में, व्हीट में, मेज में, शुगर केन में, आपकी मर्जी जिसमें डालना चाहते हैं। चलिए, तो हमने मान लीजिए ये मैंने कॉटन प्लांट लिया। कॉटन प्लांट के अंदर ये देखिए, कॉटन का प्लांट का एक सेल लिया बच्चा, कॉटन प्लांट का एक सेल ले लिया, एक सेल है, उसके अंदर ये बच्चा क्या है? न्यूक्लियस, उनके अंदर में क्या है? डीएनए। हमने 1 सेल लिया है, मैंने प्लांट नहीं लिया है, एक सेल लिया। चलिए, अब सेल के अंदर में डीएनए डालना है। सर कैसे डालें? तुम बताओ, बहुत सारे तरीके हैं। सर ऐसा करते हैं तो जीन गन से डाल दे क्या? डाल दो। सर और कोई है तरीका दूसरा? एग्रोबैक्टीरियम से डाल सकते हैं, डाल सकते हो। प्लांट में सबसे अच्छा तरीका एग्रोबैक्टीरियम से ही होता है, जीन गन से ही होता है, डायरेक्टली डाल दीजिए। चलिए भाई, किसी तरह से आपने इसके अंदर में इंसर्ट कर दिया एक सेल में, एक सेल कॉटन का लिया, उसके अंदर में क्राइजीन ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे इस सेल को? सर इसे आप ग्रो कराइए टिश्यू कल्चर में। ये टिश्यू कल्चर का फ्लास्क है, यहां पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन सब कुछ डाल दिया। अब ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके मास ऑफ सेल बनाएगा। इस मास ऑफ सेल को क्या कहेंगे? बोलो, कैलस। मान लो बेटा कैलस में 100 सेल है, 100 सेल, सभी के सभी एक ही सेल से तो बने हैं, तो सभी सेल के अंदर में क्या हो गए?
क्या क्राइजीन होगा, क्या फॉरेन जीन होंगे? हाँ सर होंगे, क्योंकि उसी सेल के डिवीजन से भी सेल बने। हाँ, अब हम लोग क्या करें, इनमें प्रॉपर हार्मोन दे, जिसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। ऑक्सीन का अमाउंट बढ़ने से ये कैलस में डिफरेंशिएशन होगा, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करेगा। ऑक्सीन रूट फॉर्मेशन पे ध्यान करता है। चलिए भाई, अब क्या हो गए, अब हम लोग यहाँ फ्लास्क में डालें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन शूट का फॉर्मेशन कराता है। ऑक्सीन रूट, साइटोकाइनिन शूट, तो अब रूट बन गए, यहाँ पर शूट यानी स्टेम और लीफ बन गया। तो क्या बचा, एक छोटे प्लांटलेट बन गए। हाँ, अब बताइए इस प्लांटलेट को यहां से निकाले और ले जा करके फील्ड में लगा दे, क्या एक प्रॉपर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा? यस या नो? सर हाँ सर, एक प्रॉपर, एक एडल्ट, एक प्लांट, मैच्योर प्लांट बन गए। तो बताइए इस प्लांट के अंदर में जितने भी सेल होंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जो भी होंगे, हर सेल के अंदर में क्या फॉरेन जीन है? हाँ, इसलिए इसे कहेंगे बच्चा ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या डेफिनेशन है? हर सेल के अंदर में फॉरेन जीन होना चाहिए। ऐसा नहीं एक सेल में, ऐसा नहीं जीन लिया लीफ में डाल दिया, फ्रूट में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अब हर सेल में जाना चाहिए। सर कैसे डाले? अरे एक सेल में डालो, टिश्यू कल्चर से ग्रो करो, उससे पूरा प्लांट बनाओ, जिसे तुम माइक्रो प्रोपगेशन कहते थे, जिसे तुम टिश्यू कल्चर कहते थे, उससे पूरा प्लांट बन गए। बताइए इसके हर सेल में फॉरेन जीन होगा, क्राइजीन होंगे। हाँ, क्या लीफ में क्राइजीन होगा? हाँ। अब मान लीजिए इंसेक्ट्स अटैक किया, इंसेक्ट्स अटैक किया, खाने के लिए आए, सोचो इसके लीफ में क्या है भाई? क्राइजीन। क्या बना? टॉक्सिक प्रोटीन, लेकिन इनएक्टिव वाले। अब ये इंसेक्ट्स ने इस इनएक्टिव वाले को खा लिया, इस इनएक्टिव वाले को खा लिया। अब बताओ क्या होगा, आगे कहानी आता है। सर ये इनएक्टिव है, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव हो जाएगा, ये गट के सेल के अंदर इंटर करेगा, उसके अंदर बाइंड करेगा, उससे जुड़ेगा, उसका लाइसिस करा देगा, गट के सेल को मार देगा। गट मरा, इंसेक्ट्स मर गए, यानी इंसेक्ट अब यहां खाएगा तो अपने आप मर जाएगा। क्या ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गए? इसलिए इस प्लांट का नाम रखा बीटी कॉटन, क्योंकि ये कॉटन जो प्लांट है उसके अंदर में बैसिलस thuringiensis का जो बैक्टीरिया है उसके मैंने जीन ऐड कर रखे हैं। तो सर बीटी टोमेटो बन सकता है, बीटी राइस बन सकते हैं, बीटी ना, बीटी क्रॉप बच्चे बहुत तरह से हम बना सकते हैं, हम ढेर सारा बना सकते हैं, लेकिन हम याद करो इंडिया में बच्चा बीटी कॉटन अलाउड है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है बीटी कॉटन ग्रो कीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बीटी ब्रिंजल अलाउ मत कीजिए। बीटी ब्रिंजल इंडिया में बैन है, बोलो क्यों? इंडिया में बीटी राइस बैन है, व्हीट बैन है, मेज बैन है, शुगर केन बैन है, क्यों? सर ये हम खाएंगे। अरे कॉटन तुम खाओगे क्या? नहीं, ब्रिंजल, राइस, व्हीट, मेज हम खाएंगे। सर मेरे अंदर कराई जीन टॉक्सिक वाला आ गया तो यही तो लफड़ा है। तो साइंटिस्ट ने बोला टेंशन मत लीजिए, दो रीजन है, हम पे नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? सबसे पहले हमारा गट का वो पार्टिकुलर अल्कलाइन पीएच नहीं है, जैसा इंसेक्ट्स में पीएच है हमारे अंदर नहीं है। दूसरा क्या? दूसरा हमारे अंदर वो रिसेप्टर नहीं है जिसे गट से बाइंड कर सके, लाइसिस करा सके, मार सके। तो दो रीजन के चलते साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम पे वो अटैक नहीं करेगा। फिर भी हमें अभी तक भरोसा नहीं है, अभी तक रिसर्च चल रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बीटी कॉटन को तो अलाउ किया, रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन बीटी ब्रिंजल अलाउड नहीं है। याद रखिएगा। सर इंडिया में कौन अलाउ करता है? होगा नहीं होगा, इसलिए इंडिया में बनाया गया जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। ये कमिटी अप्रूव करेगी, ये कमिटी अप्रूव करेगी कि इंडिया में कौन सा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए। ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक कमिटी डिसाइड करेगी जो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में काम करती है। आप लोगों ने नाम सुना है ना, जीएसी। नीट में बहुत क्वेश्चन आता है जीएसी। चलिए अब बताइए किसे किसे ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया है? फटाफट बोलो, बोलो, हैंड रेस करो, क्योंकि हम आगे चले। मेरे में से आ गया, आप लोगों को आता होगा पहले से, सबको पहले भी आता है ना ये कहानी। चलिए अब उसकी बेसिक पार्ट को थोड़ा सा पढ़े। एनसीईआरटी में क्या लिखा? ये जो बीटी बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया,
ये जो टॉक्सिन बनाता है सर ये, ठीक है। तो सर सबसे पहले जो आपके प्लांट है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, इंसेक्टिसाइड, खाएगा इंसेक्ट्स मर जाएगा। अब सेकेंड चीज आपको करना है कि आपको याद रखना है कि आपके प्लांट पे कौन अटैक करता है। तो इंसेक्ट्स के बच्चा 3 ग्रुप है, याद रखिएगा, एल सी डी, याद हो जाएगा, एल सी डी। इंसेक्ट्स के ये 3 ग्रुप है ना, लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। क्या आपके एनसीईआरटी में 3 वर्ड है? लेपिडोप्टेरन्स उस वाले, आर्मी वर्म, बॉल वर्म, कुछ नाम दिया होगा। सी होगा बच्चा मच्छर वच्छर जिसमें आते मक्खियां उक्खियां आती है। डिप्टेरन्स यही वाले आपके प्लांट पे मिली अटैक करते हैं। तो हमें इस लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन्स जो इंसेक्ट्स के ग्रुप है उसी को हमें मारना है, उसी को मारना है। इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जब क्राइजीन आप चूज कीजिएगा तो 2 चीज ध्यान रखिएगा। पहला, आप किस प्लांट पे यूज करने वाले हो, क्या मेज पे यूज करोगे, क्या शुगर केन पे यूज करोगे, कॉटन पे यूज करोगे। तो क्राइजीन कई तरह के, अरे ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कई सारे फॉर्म है। तो हर बैक्टीरिया ना इंसेक्टिसाइड जो बना रहा है वो अलग अलग बना रहा है। जैसे बच्चा किसी का नाम रखा क्राई1AC ना, किसी का नाम रखा बच्चा क्राई2AB, यानी जीन के अलग अलग फॉर्म है, वो अलग अलग इंसेक्ट्स को मारते हैं। तो मुझे कोई, मान लो कि मुझे मेज प्लांट पे डालना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेज पे पहले कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, तभी तो मैं वही जीन लूंगा, वही इंसेक्टिसाइड बनेगा जिससे मेज पे अटैक करने वाला वो इंसेक्ट्स मर जाए। तो 2 चीज याद रखिएगा क्राइजीन जुड़ने के टाइम में, क्राइजीन के कई सारे फॉर्म है, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर में अलग अलग क्राइजीन है, अलग अलग इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। तो हमें 2 चीज ढूंढना है, आप कौन से प्लांट पे इसे यूज करने वाले, डालने वाले हो, और उस प्लांट पे कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, तभी तो ये फिट होगा ना, या तो गड़बड़ हो जाएगी सारी कहानी। इसलिए आप एनसीईआरटी के लाइन को अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी ने क्या एक वर्ड यूज किया है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। हाँ स्पेसिफिक, ये कोई कि ये जीन अलग अलग तरह के and incorporated into several crop plants such as cotton, ठीक है। The choice of gene, जो जीन आप चुन रहे हो, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, किस क्रॉप पे यूज करोगे, राइस पे, व्हीट पे, शुगर केन पे, मेज पे, कॉटन पे, कहा, एंड द टारगेटेड पेस्ट, उस पे कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है, लेपिडोप्टेरन्स कर रहा है, कॉलियोप्टेरन्स कर रहा है, डिप्टेरन्स कर रहा है, आर्मी वर्म कर रहा है, बॉल वर्म कर रहा है, कौन सा कर रहा है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी जितने भी आपके बीटी टॉक्सिन जो हैं ना, जो इंसेक्टिसाइड जो बन रहे हैं, टॉक्सिन प्रोटीन बन रहे हैं, वो उसी स्पेसिफिक ग्रुप पे ही अटैक कर सकते हैं। चलो, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम द क्राई। देखिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि is a gene is cry, there are number of them, for example the protein encoded by the gene, ठीक है, क्राई1AC, क्राई2AB, कई तरह के, क्राई1AB 3 है बच्चा, क्राई1AC है, क्राई2AB है, क्राई1AB है। क्राई1AB यानी AB वाले हैं 2, AB वाले हैं 2, 1AB 2AB, और AC वाले बच्चा 1 है। AB पहले आता है तो उसके बना दिए 2, क्राई1AB, क्राई2AB, और क्राई AC बेटा बाद में आता है, AC बाद में आता है, तो उसके बनाए केवल 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनको कंट्रोल द बॉलवर्म, दैट इज द क्राई1AB कॉर्न बोरर। कॉर्न क्या होता है बेटा, मीस, कॉर्न खाते हो ना, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है बेटा मीस, मेज पे जो अटैक करेगा, बोर मतलब उसमें छेद कर देना, तो कॉर्न बोरर के लिए कौन है, क्राई1AB। चलिए मेरे मुझसे यहां तक सबको याद हो गया, फटाफट कर लोगे पूरा, ये सब कहानी मैंने बता दी। चलो बोलो आगे चले हम लोग, आरएनए इंटरफेरेंस बता दूं, बोलो फटाफट, है टाइम है हमारे पास। ठीक है चलिए, तो हम लोग सिंपल फॉर्म में बता दें।
तो हमें करना है अभी, हाँ ये टॉपिक पेस्ट जैसे, हाँ देखिए ध्यान से सुनना, फटाफट करेंगे, ज्यादा नहीं करना आपको। आपके पास में बच्चा एक टोबैको का प्लांट है, ये बच्चा टोबैको का प्लांट है, और टोबैको का लीफ बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इसी टोबैको के लीफ से आप सिगरेट बनाते हो, टोबैको का प्रोडक्ट ही तो है। तो लोग बच्चे इसे बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट है? कैश क्रॉप। जितना पैदावार बेचोगे बेटा बहुत पैसा कमाओगे, कैश क्रॉप इसी को कहते हैं। ठीक है, खाने की चीज तो नहीं है ना, इसको किसान बेचता है, बेच करके बहुत पैसा कमाते हैं। तो अब देखिए इस टोबैको प्लांट को नुकसान है। क्यों? इस टोबैको प्लांट पे एक निमेटोड्स अटैक करता है। इस निमेटोड का नाम पूछा जाएगा, आई थिंक सभी बच्चों को याद है। इस टोबैको प्लांट के ऊपर में अटैक करते हैं कौन? निमेटोड्स। सर निमेटोड का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, मेलेडोगानी इनकॉग्निशिया। मेलेडोगानी इनकॉग्निशिया। रूट को कट मारेगा, रूट अगर कट हुआ, रूट अगर बच्चा कई जगह से कट हो गए तो क्या वाटर का सप्लाई होगा, मिनरल का सप्लाई होगा? नहीं होगी। वाटर का सप्लाई, मिनरल का सप्लाई रुक गया तो प्लांट का ग्रोथ होगा? नहीं। प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा तो लीफ का ग्रोथ नहीं होगा, लीफ नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन यानी यील्ड भी कम हो जाएंगे। लॉजिक है। यील्ड मतलब पैदावार, पैदावार होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट, वाटर, और वो कौन दे रहा है? रूट। अगर रूट खराब तो पैदावार भी खराब। चलिए, तो सर क्या निमेटोड हम पे भी अटैक करते हैं? हाँ, स्कैरिस वगैरह हम पे भी अटैक करते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि निमेटोड सब जगह अटैक करते हैं, लेकिन ये निमेटोड है जिसका नाम क्या है बोलो? मेलेडोगानी इनकॉग्निशिया। किस पे अटैक करता है? वो करता है टोबैको प्लांट। तो हमें कैसे बचे इससे? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस टोबैको प्लांट के अंदर में कुछ जीन्स ऐड किए। ध्यान सुनना। तो उन्होंने क्या किया, ये लिया टोबैको का प्लांट, ये देखिए रूट है, इस टोबैको के प्लांट के अंदर में उन्होंने कुछ जीन ऐड कर दिए। कितने तरह के जीन? 2 तरह के। ये बच्चा जीन ए है, ए, और ये बच्चा जीन बी है। कितने जीन ऐड किए भाई? 2। एक जीन ए और एक बच्चा जीन बी। चलिए, अब हमने इस टोबैको प्लांट में 2 तरह के जीन ऐड कर दिए। अब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये आरएनए बनाएगा 5' to 3', इसे कहेंगे बच्चा सेंस स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड। चलिए भाई, बी वाला बी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो भी बच्चा 5 से 3 आरएनए बनाएगा, लेकिन इसे कहेंगे बच्चा एंटी सेंस। क्या कहेंगे? एंटी सेंस। सर क्यों? बाद में बात करते हैं। इसे क्या कहेंगे? सेंस, और उसको क्या कहेंगे बच्चा? एंटी सेंस। दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये 5 to 3 येलो वाला, 5 to 3 येलो वाले, इसके सीक्वेंस और इसके बच्चा 3 से 5, 3 से 5, इन दोनों का सीक्वेंस बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी यहाँ पर जी है तो यहाँ सी, सी है तो जी, ए है तो यू, ए है तो बच्चा यू। हम डीएनए नहीं बोल रहे, आरएनए बोल रहे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब मुझे बताइए दोनों कैसे हो गए? तो आंसर हो गया सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डन, समझ में आ गया यहां तक? जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो ये एक नए आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका आपके एनसीईआरटी ने नाम दिया बच्चा आरएनए आई। आरएनए आई, इसे हम लोग कहेंगे आरएनए, इसलिए टेक्निक का नाम है बच्चा आरएनए इंटरफेरेंस। ये बन गया आरएनए आई। चलिए, हो गया यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, ये देखिए आपको ग्रीन वाला, ये बच्चा निमेटोड्स है, ये बच्चा निमेटोड्स। ठीक, निमेटोड्स आया, वो कट मारेगा और क्या खाएगा? रूट को खाएगा। तो रूट को जैसे ही खाया उसके हर सेल के अंदर क्या बन रहे बोलो? टोबैको प्लांट के हर सेल में मैंने जीन डाल दिए, ट्रांसफर ऑफ जीन। सर कैसे? एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से। किस बैक्टीरिया के हेल्प से डाला है वो जीन? एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से। ठीक है, कितने जीन डाले? 2। कौन कौन डाले? ए एंड बी। ए ने बनाया सेंस स्ट्रैंड, बी ने बनाया एंटी सेंस, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनेंगे? आरएनए आई। ठीक है, अब इसे कौन खाएगा? निमेटोड्स। निमेटोड जैसे ही आरएनए आई को खाया चलेगी उसके अंदर में। तो ये देखिए, ये निमेटोड का मान लो बच्चे ये सेल है, ये बच्चा निमेटोड के सेल है। निमेटोड के अंदर कौन आ गया? आरएनए आई। तो मैं निमेटोड के सेल को बड़ा करके देखता हूं। तो मान लीजिए ये निमेटोड का सेल है, ये देखिए निमेटोड्स, ये निमेटोड्स का न्यूक्लियस, निमेटोड के अंदर बच्चे ये डीएनए।
एनसीईआरटी ने बोला टारगेट स्पेसिफिक। ये बच्चा जो डीएनए है ना, ये बच्चा उसके लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए एटीपी बनाता है, ये एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, हमने इसी जीन को क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। ठीक है, किसके, निमेटोड का जो बेस्ट जीन है, सबसे इंपॉर्टेंट जीन है, उसी को हमने क्या किया, टारगेट किया। अब डीएनए से क्या बनते बोलो, एमआरएनए। क्या बने बच्चा, एमआरएनए। लेकिन इस निमेटोड ने क्या इंसल्ट कर लिया, क्या खा गए, कट मारा, क्या खा लिया सर, आरएनए आई खाया। अब ये आरएनए क्या करेगा, नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये इंटरफेयर करेगा सर किसको, ये आरएनए आएगा, आरएनए आई आया, ये बच्चा जस्ट लाइक कैंची है, सीजर है, कैंची है, वो आया एमआरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, एमआरएनए को बच्चा काट देगा। सोचो, निमेटोड के अंदर जो एमआरएनए बने वो बेटा कट हो गए। अगर एमआरएनए कट होगा तो क्या बच्चा, प्रोटीन बनेंगे। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या बच्चा, एंजाइम बनेंगे। और ये एंजाइम बच्चा मान लीजिए एटीपी बनाता था, एनर्जी देता था, तो क्या एटीपी बनेगा, नहीं सर, ये तो हमारे आरएनए ही डाइजेस्ट हो गए। तो एक तरह से आपने आरएनए का साइलेंट करा दिया, आपने आरएनए का साइलेंसिंग कर दिया, क्योंकि हमने डाइजेस्ट करा दिया। अब बताओ, निमेटोड्स के अंदर में एटीपी बन नहीं रहे, उनके सेल काम कर नहीं रहे, तो धीरे धीरे आरएनए इंटर कर, जैसे हम लोग कैसे खाते हैं, हमने एंटीबायोटिक्स का दवा खाते बच्चा, दवा हमारे हर सेल में इंटर करता है। वहां बैक्टीरिया को, वायरस को कैसे मारता है, कोरोना वायरस को दवा खाया, कोरोना वायरस को मारना है, हर सेल के अंदर इंटर करता है ना, बस वैसे ही हुआ। निमेटोड ने खा क्या लिया, आरएनए आई, आरएनए पूरे के पूरे अब किसके अंदर जा रहा है, निमेटोड में, और उसके अंदर जो आरएनए है, एमआरएनए, उसी को तोड़ दे रहा है। अगर आरएनए टूट जाएगा तो अब तो उसके अंदर में प्रोटीन बनेंगे नहीं, एंजाइम बनेंगे नहीं, वो सर्वाइव करेगा नहीं। एनसीईआरटी क्या लिखता है बच्चा, अब निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो प्लांट ट्रांसजेनिक हो गया तो निमेटोड सर्वाइव नहीं करेगा। तो पैथोजन से अपने आप को बचा लिया। आ गई बात समझ में, क्लियर कट है सभी को। लेकिन सर नेचुरली अगर करना, ये तो आर्टिफिशियल आपने करा है, क्या नेचुरली भी ऐसे बनते हैं क्या, हाँ, नेचुरली भी आपको ए और बी जीन होते हैं, सेंस एंटीसेंस बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, आरएनए आई बनेगा, उससे कि आपको क्या करेगा भाई, एमआरएनए को तोड़ेगा। कैसे सर, मान लो कि आपके अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया, ये बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर कर गया, और ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए, इस डीएनए ने बच्चा, ये डीएनए का ये पार्ट है बच्चा जीन, जीन से क्या बने, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम। बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर इंटर किया, अगर मैं किसी तरह से इस एमआरएनए को बच्चा डाइजेस्ट कर दूं तो क्या बैक्टीरिया प्रोटीन बनाएगा, क्या बैक्टीरिया एंजाइम बनाएंगे, कोई एंजाइम बनेगा नहीं। क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सर कैसे, क्यों, अगर हम किसी तरह से आरएनए आई अपने बॉडी के अंदर बना ले, सर तो आरएनए आई बनाएंगे कैसे, इसके लिए चाहिए हमें सेंस स्टैंड 5 to 3, दूसरा क्या चाहिए 3 to 5। सर कहां से लाएंगे सेंस एंटीसेंस, हमारे अंदर कहां से आएगा, प्लांट के अंदर कहां से आएंगे। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ये बच्चा हमें सोर्स है हमारे पास। कैसे, प्लांट के ऊपर में कोई वायरस बच्चा अटैक करता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को वो रख लेता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को, आरएनए को, कभी कभी तो डीएनए यूज करते हैं वायरस, कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, उसी आरएनए को यूज करके वो सेंस और एंटीसेंस तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर में होते कुछ बच्चा ट्रांसपोजोन। बोले ये क्या होता है सर, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। देखिए ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर बच्चा 9 है, इस पे एक जीन है, ये बच्चा एक जीन है एक्स नाम का, ये क्या करते ना, यहां से कट होंगे, यहां से अपना कॉपी बनाएंगे, ध्यान सुनना, यहां से अपना कॉपी बनाया, कॉपी बन गए ये रेड वाले, अब जाकर के ये बच्चे 9 नंबर में इंटर कर जाएंगे। यानी एक जगह से कट होकर नहीं निकले, अपना कॉपी बनाया, दूसरे में जाके इंटर कर गए। तो एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से मूव कर रहा है, उसकी कॉपी मूव कर रहे हैं। पहले देखा तो 1 पे थे, अब देखो वही वाला कॉपी 9 पे 6 पे घूम रहे भाई, तो क्या नाम दे दिया, जंपिंग जीन। तो आपके एनसीईआरटी ने जंपिंग जीन के लिए क्या वर्ड यूज किया, ट्रांसपोजोन। एनसीईआरटी में पढ़ा है ये वर्ड ट्रांसपोजोन। अब बताओ ट्रांसपोजोन क्लियर है सर, इससे क्या फायदा है। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा, जब एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे, तो उस दौरान अपने कॉपी बनाएंगे, अपने डीएनए बनाएंगे। इस डीएनए बनाने के लिए वो बच्चा आरएनए यूज करते, क्या यूज करते, आरएनए। यानी ये पहले अपने आरएनए बनाए,
अब आरएनए से किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में। इसी आरएनए को यूज करके आप सेंस स्ट्रैंड एंटीसेंस बना सकते हो, और बन गया एक बार सेंस एंटीसेंस तो बन जाएंगे डबल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो क्या करेगा, बोलो फटाफट तुम। सर आरएनए आई बना लेंगे, जिससे कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन आया, उसी को आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। यानी यह हमारा इम्यून सिस्टम है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी कहती है, देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एक वर्ड आया, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कहां से लाओगे, सेंस और एंटीसेंस वाले, कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। कोई वायरस हम पे अटैक किया, उसके आरएनए जीनोम को रख लिया भाई, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो मूव कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोजोन, दे रेप्लिकेट, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी बना के जा रहे हैं। तो जब रेप्लिकेट करेंगे, एक से दूसरा कॉपी बनाएंगे डीएनए का, तो उस दौरान वो पहले आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से डीएनए बनाएंगे। इसी आरएनए को यूज करके सेंस एंटीसेंस बना सकता है कोई भी होस्ट, ठीक है, वाया आरएनए। एक बार बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उससे क्या बना लोगे, आरएनए आई। अब कोई पैथोजन आया, पैथोजन में जाओ, आरएनए आई, उसको डाइजेस्ट कर दो, अब पैरासाइट किल हो जाएगा। चलिए, तो इतना बेटा थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था ये तो। चलिए अब बताओ किसी किसी क्लियर हो गया ये चीज, अब मेरे में से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेचुरली नहीं, उस प्लांट के अंदर बच्चा, टोबैको प्लांट में नेचुरली नहीं था, उस प्लांट के अंदर नेचुरली नहीं था, इसलिए हमने आर्टिफिशियली बना करके दिया। सभी प्लांट में थोड़ी ना बनते होंगे, सभी से लड़ने की क्या, हर वायरस से तुम लड़ सकते हो? अगर सब वायरस से तुम लड़ ही लेते तो दवा क्यों खाते हो? सर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है ना, तो हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वायरस को मार सकते हैं, तो हम दवा क्यों खाते हैं? शायद सभी से नहीं लड़ सकते, सभी को नहीं मार सकते, कोरोना वायरस को नहीं मार सकते, इसलिए हम दवा खाते हैं। लॉजिक है। चलो कर लोगे यहाँ पे। तो ये चैप्टर बच्चा अब कुछ नहीं है, एक केवल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ लीजिएगा, चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगी, बस एक ही है। और ये तो तुम्हें आता है ना, जीन थेरेपी वाला, हाँ या ना बोलो, बोलोगे तो 5 मिनट में बता भी दूंगा। बोलिए, जीन थेरेपी आता है? बता दूं? चलो 5 मिनट्स में केवल बताऊं, ओनली 5 मिनट्स में बताऊंगा, फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा फिर लाइफ में कभी। बहुत बार पढ़ा है, हो गया बच्चा, आसान सा चैप्टर है, पढ़ लेना कुछ। चलिए देखिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, 4 ईयर गर्ल, 4 साल की बच्ची है, उसे बच्चा इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। ध्यान सुनना, एक एक लाइन। 4 साल की बच्ची है, उसकी इम्यूनिटी वीक है। सर क्यों? उसके अंदर में बी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, हाँ, टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, हाँ, लेकिन बच्चे वो बेकार बन रहे हैं, इमैच्योर है, काम नहीं करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है, लेकिन इमैच्योर है, काम लायक नहीं है। सर क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराने के लिए चाहिए एक एडिनोसाइन डियामिनेज नाम का एंजाइम। इसे आप हार्मोन भी कह सकते हो, एंजाइम या हार्मोन दोनों कह सकते हो। क्या नाम? एडिनोसाइन डियामिनेज। इस बच्ची के अंदर में एडिनोसाइन डियामिनेज नहीं था। सर क्यों? उसके अंदर में वो जीन खराब हो गए थे। इस बच्ची, ये देखिए, ये बच्ची का सेल के अंदर में डीएनए, डीएनए के अंदर में ये जीन था, ये जीन थे जो एडिनोसाइन डियामिनेज बनाते थे। ये जीन हो गया खराब तो बनेंगे एमआरएनए खराब, तो बनेंगे प्रोटीन खराब, बनेंगे एंजाइम खराब। अगर एंजाइम खराब बनेगा तो वो बी सेल को, टी सेल को मैच्योर नहीं करा पाएंगे। आगे बात समझ में? बच्चे के अंदर में वो जीन खराब थे, तो सर क्या करें? हमारे पास क्या क्या टेक्निक है? सबसे पहला टेक्निक है, अब बच्चे के अंदर में क्या करें? मेरा बोन मैरो मेरा ठीक ठाक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं ना। मेरा बोन मैरो ठीक है, बोन मैरो के अंदर से, बोन मैरो के अंदर जो अच्छे वाले बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, निकालिए, क्योंकि यही सेल आपने पढ़ा ना, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, उसी से सारे चीज बनते हैं। तो क्या मेरे अंदर का वो स्टेम सेल निकालिए और ले जाके उस बच्ची में डाल दीजिए। मेरे अंदर जो ठीक ठाक है, तो ये जब जाएगा, जाने के बाद में क्या करेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, नए बी लिम्फोसाइट, नए टी लिम्फोसाइट बनाएंगे, तो बच्चे के अंदर में नया टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बना, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, अच्छा वाला बनेगा, क्योंकि मेरा वाला लिया है ना। चलिए भाई, तो एक टेक्निक कौन है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, ये सेल आज ना कल तो मर जाएगा, कितना दिन तक डिवाइड करेगा? क्या लाइफ टाइम थोड़ी ना डिवाइड करेगा। डिवाइड किया, नए बी सेल टी सेल बनाए, एक ना एक टाइम पे बी सेल मर जाएंगे, अब नए बी सेल टी सेल नहीं बनेंगे, तो फिर से तुम्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हाँ सर प्रॉब्लम है। तो दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका है सर, उस बच्ची के अंदर में वो एंजाइम डाल दो, इंजेक्शन के थ्रू उस बच्ची के अंदर में डाल दे एंजाइम। सर लेकिन सर हर हफ्ते डालना पड़ेगा, हर 15 दिनों पर डालना पड़ेगा, तो हर बार इंजेक्शन डालना पड़ेगा, तो ये भी खराब टेक्निक है। सर तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा आप कर सकते हैं सर कि उस बच्ची का जो बेस्ट तरीका है, उस बच्ची का सर आप बी सेल निकाल लो, टी सेल निकाल लीजिए। उस बच्ची का हमने सेल निकाला, सेल के अंदर में क्या है? डीएनए है। उसके अंदर में, एक मिनट, चलो सर आगे हम लोग नेक्स्ट डे में फिर करते हैं इसको, फिर आगे कंटिन्यू, ठीक है? ठीक है, फिर तो हम लोग नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे और खत्म भाई ये चैप्टर 5 मिनट्स का। जो पढ़ाऊंगा वो केवल डाइवर्सिटी अब पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं ना। डाइवर्सिटी एक बार हो गया बच्चे, 2 क्लास, ओनली 2 क्लास डाइवर्सिटी खत्म। उसके बाद में कुछ नहीं, सारा चीज 2 बार 3 बार बता दिया मैंने, तो ओनली 2 क्लासेस। चलिए ठीक है फिर, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ट्रांसजेनिक एलिमेंट जिसमें बच्चा तुमने जीन डाले, अरे गधे का जीन निकाला घोड़े में डाल दिया, गधे का जीन निकाला वो जीन ट्रांसफर कर दिया घोड़े में, तो घोड़ा बच्चा ट्रांसजेनिक हो गया। जिसके अंदर तुमने फॉरेन जीन डाल दिया, ट्रांसफर करा दिया, तो वो ऑर्गेनिज्म हो गया ट्रांसजेनिक। जैसे रोजी कॉ बनाया था, तुमने जीन डाला, रोजी कॉ के अंदर डाल दिया, जिससे ह्यूमन प्रोटीन बनने लगे, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन बनना है। चलिए ठीक है।